नमस्कार, मैं हूं अनुपम शर्मा। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पंकज चौधरी का बयान अखिलेश यादव की हताशा बयान में झलकती है। एनसीआरटी मामले पर पीएम ने संज्ञान लिया। महाविकास आघाड़ी में राज्यसभा की सीटों पर चर्चा तेज। महाविकास आघाड़ी में राज्यसभा सीट पर दावा। धर्म परिवर्तन कानून पर संविधान का हवाला। ने कांग्रेस ईडी गठबंधन पर सवाल उठाया। कहा केरल स्टोरी 2 से जिहादी अत्याचार का सच सामने आना चाहिए। अरविंद केजरीवाल को राज एवेन्यू कोर्ट से मिली राहत। वीरेंद्र सचदेवा का बयान सबूत मिटाने का आरोप। द्वारका जोड़ी का करोड़ों का धोखा। बंटी बबली गिरफ्तार। प्रॉपर्टी घोटाला फेल। 2 साल से थी तलाश। अपराध सुलझा। महाराष्ट्र की राजनीति में राज्यसभा में सीट बंटवारे, भारत रत्न और धर्म परिवर्तन कानून जैसे मुद्दों पर बयानबाजी तेज हो गई है। महाविकास आघाड़ी में सीटों को लेकर चल रही खींचतान के बीच शिवसेना के विधायक सचिन अहिर ने कहा कि हर दल की अपनी अपेक्षाएं हैं, लेकिन शिवसेना का दावा उसके मजबूत जनाधार के आधार पर है, जिसे आदित्य ठाकरे ने भी स्पष्ट किया है। उन्होंने बताया कि राज्यसभा और विधान परिषद चुनाव को लेकर गठबंधन में जल्द बैठक होगी। वहीं विनायक दामोदर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग दोहराते हुए अहिर ने केंद्र से ठोस निर्णय की अपील की है। धर्म परिवर्तन कानून पर उन्होंने कहा कि बिना ड्राफ्ट देखे टिप्पणी उचित नहीं है, परंतु किसी एक समुदाय को ध्यान में रखकर बनाया गया कानून संविधान की भावना के अनुरूप नहीं होगा, जिसकी नींव BR अम्बेडकर ने रखी थी। हमारा क्लेम है, उसका आधार और जनाधार भी देने का काम किया है। जनाधार इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि हमारी संख्या सबसे हाईएस्ट है। लेकिन जब महाविकास आघाड़ी की चर्चा होगी तो उसमें ये राज्यसभा किसने लड़ाना चाहिए, आगे की विधान परिषद किसने लड़ाना चाहिए, उसके बाद में जो भी चुनाव आएंगे राज्यसभा या विधान परिषद के, इसके बारे में मुझे लगता है जल्द ही चर्चा होना अपेक्षित है। ये आजकल में ही तो करना पड़ेगा, और ये पहले दिन से ही हम कह रहे थे कि 27 तारीख या 28 तारीख तक की अपेक्षित है। पर मीटिंग से ज़्यादा ऐसा है कि सभी लोग एक दूसरे के साथ संपर्क में, और मुझे लगता है उसमें उचित निर्णय जल्द से जल्द दिया जाएगा। नहीं, हमने तो इसके बहुत पहले ही मांग की है, लेकिन दुर्दैव से ऐसे है कि जिनके नाम न रहने के बावजूद भी ऐसे लोगों के नाम डालने का काम केंद्र सरकार करती है, लेकिन वीर सावरकर जी को भूलने का काम हर वक्त होता है। तो ये दुर्दैवी है, और ये जब मांग उठती है तो ये सिर्फ मांग नहीं होना चाहिए। और हैरानगी की बात ऐसी है कि मांग करने वाले लोग जो सरकार में बैठे वही कर रहे हैं। अरे इतना ही उनको अगर उनके बारे में आस्था है तो उन्होंने केंद्र सरकार के पास जाकर इस मांग को मान्य करना चाहिए, जाहिर करना चाहिए। हम उसका स्वागत करेंगे। ये लव जिहाद के नाम के ऊपर एक नया कायदा लाने का मानस सरकार का दिख रहा है। अब तक केवल ड्राफ्ट हमारे सामने आया नहीं है, और हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। जब लव जिहाद की बात होती है तो ये कौन से जाति के, कौन से धर्म के, ये सब चीज़ों के बारे में इसकी चर्चा होनी चाहिए। एक संकुचित एक समाज को सामने रखते हुए अगर हम ऐसा कोई भी कायदा लाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि परम पूज्य भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने दी हुई जो घटना का आधार है उसमें वो कायदा बहुत ज्यादा दिन टिक पाएगा। अब खबर उत्तर प्रदेश से। पंकज चौधरी ने उत्तर प्रदेश में राजनीतिक घटनाक्रम और अदालत के फैसलों पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अखिलेश यादव के 100 विधायक लाकर मुख्यमंत्री बनने के बयान को उनकी हताशा बताया और कहा कि 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में जातिगत राजनीति करने वालों की दुकान बंद हो गई है। एनसीआरटी मामले पर चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने भी संज्ञान लिया है और उचित निर्णय लिया जाएगा। अरविंद केजरीवाल को लेकर उन्होंने स्पष्ट किया कि कानून और अदालत अपना काम करती है, और अब जबकि अदालत ने बरी किया है, इसका भाजपा से कोई लेना देना नहीं है। नहीं बंद नहीं हुई हुआ सर, दिल्ली की साउथ एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बरी किया है आबकारी नीति मामले में, क्या कहेंगे? देखिए, कानून अपना काम करता है और अदालत अपना काम करता है। तो दोषी पाए गए हैं तो निश्चित तौर से अदालत उनके खिलाफ निर्णय दी।
सर आम आदमी पार्टी का स्पष्ट आरोप है कि भाजपा ने दिल्ली की सत्ता हथियाने के लिए सीबीआई का इस्तेमाल कर झूठे आरोप लगाए। अब अदालत भी मेरे हाथ में है, अदालत ने किया है ना, उन्हें बरी कर दिया गया दोनों को। तो अदालत बरी कर दिया तो उस पर भी वो कहेंगे कि भाजपा ने किए हैं। अदालत का काम है, अदालत अपना जो निर्णय लेगी, चाहे बरी करेगी या सजा देगी। तरुण चुग ने कहा कि केरल स्टोरी 2 फिल्म के माध्यम से केरल में जिहादी अत्याचार का भयानक सच सामने आना चाहिए, क्योंकि यह समस्या छुपाने से नहीं बल्कि समाधान और इलाज से ही ठीक होगी। उन्होंने व्यक्ति की आजादी पर चुनिंदा आपत्तियों और वैचारिक सेंसरशिप को लोकतंत्र के लिए खतरनाक बताया। इसके साथ ही चुग ने कांग्रेस ईडी गठबंधन पर सवाल उठाया कि सच्चाई दिखाने पर उन्हें इतनी बेचैनी क्यों है। सुनिए ये उनका बयान। केरल स्टोरी 2 के माध्यम से केरल की जिहादी अत्याचार का भयानक कड़वा सच सामने आना चाहिए। ये एक घातक बीमारी है जिसे छुपाने से नहीं, इलाज करने से ठीक किया जा सकता है। अभिव्यक्ति की आजादी पर चुनिंदा आपत्ति और वैचारिक सेंसरशिप लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत हैं। आखिर कांग्रेस नेतृत्व का इंडी गठबंधन को सच दिखाने से इतनी बेचैनी क्यों है? बेचैनी क्यों है? अरविंद केजरीवाल को राज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिलने के बाद वीरेंद्र सचदेवा ने एक वीडियो जारी किया। उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल और उनके साथियों ने शराब घोटाले मामले से जुड़े सभी सबूत मिटा दिए हैं और कोर्ट ने भी सबूतों के अभाव को स्वीकार नहीं किया। सचदेवा ने सवाल उठाया कि अगर शराब नीति सही थी तो भ्रष्टाचार उजागर होने के बाद उसे वापस क्यों लिया गया। उन्होंने कहा कि यह मामला न केवल भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है बल्कि सरकार की पारदर्शिता और निर्णय प्रक्रिया पर भी गंभीर सवाल उठाता है। शराब घोटाले में आज लोअर कोर्ट का जो फैसला है वो सीधा सीधा उन्होंने एक स्पष्ट संकेत दिया है कि सबूतों का अभाव है, और जांच एजेंसी भी ये बात लगातार कहती रही है कि अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों ने सबूतों को तहस नहस किया है। बार बार वो सिम कार्ड जो डिस्ट्रॉय किए गए, वो टेलीफोन जो डिस्ट्रॉय किए गए, उनका कोई अता पता नहीं मिला जांच एजेंसी को, और उसी बात का उल्लेख उस निर्णय में भी है कि सबूतों का अभाव है। अरविंद केजरीवाल, इस लोअर कोर्ट से आपको थोड़ी राहत तो मिलती है, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया भी बहुत लंबी है। और अभी जो जानकारी मिल रही है कि जांच एजेंसी ने इस फैसले के खिलाफ अपील करने का निर्णय लिया है, लेकिन दिल्ली की जनता ने अपना वर्डिक्ट दिया था अरविंद केजरीवाल कि आप भ्रष्टाचारी हैं। आपके पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं है कि अगर शराब नीति ठीक थी और जैसे ही वो घोटाले सामने आए तो वो शराब नीति आपने वापस क्यों ली थी, कोई जवाब नहीं है। क्यों आपने ठेकेदारों की परसेंटेज 6% से 12% कर दी थी, कोई जवाब नहीं है। क्यों आपने एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री, जिससे लोगों के घर बर्बाद हो गए, माताओं बहनों के, कितने लोगों पे मुकदमे दर्ज हुए, कितने मासूम लोगों की जान चली गई, लेकिन इसका कोई जवाब आपके पास नहीं है। अरविंद केजरीवाल, आप भ्रष्टाचारी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। दिल्ली के द्वारका जिले में एक बड़ा धोखाधड़ी का मामला सुलझा है। बंटी बबली के नाम से मशहूर यह पति पत्नी की जोड़ी ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार की गई है। आरोप है यह जोड़ी प्रॉपर्टी को कई लोगों को बेचकर रकम लेकर फरार हो जाती थी। फरवरी 2024 में द्वारका पुलिस ने धोखाधड़ी के 2 मामले दर्ज किए। आरोपियों की तलाश में पुलिस ने लगातार 2 साल तक मेहनत की। साल 2025 में महिला आरोपी ने अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया, जिसे द्वारका कोर्ट ने खारिज कर दिया। पुलिस टीम में सब इंस्पेक्टर नवीन यादव, एएसआई महावीर, हेड कांस्टेबल प्रवीण यादव और अन्य लोग शामिल थे। इस पूरी कार्रवाई की सुपरविजन डीवाई पुलिस कमिश्नर अंकित सिंह और एसीपी द्वारका किशोर कुमार रेवाला ने की। हेड कांस्टेबल प्रवीण यादव को तकनीकी माध्यम से सूचना मिली कि आरोपी जोड़ी ग्रेटर नोएडा में छिपी हुई है। पुलिस टीम ने तत्काल एक्शन लेते हुए नरेश कुमार सीकरी और शारदा सीकरी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में दोनों ने अपने अपराध कबूल कर लिए हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में अजीत पवार की मौत के मामले को लेकर हलचल तेज हो गई है।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के विधायक रोहित पवार ने इस मामले में राज ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर संबंधित दस्तावेज और सबूत साझा किए। रोहित पवार ने बताया कि राज ठाकरे ने कहा कि एफआईआर दर्ज कराना हर नागरिक का अधिकार है और एक्सीडेंटल डेथ दर्ज होने के बाद भी प्राथमिक कराई जा सकती है। इसके बाद मुख्यमंत्री फडणवीस को भी पूरी फाइल सौंपी गई, जिसमें बीएसआर कंपनी और डीजीसीए से जुड़ी कथित अनियमितताओं की जानकारी दी गई थी तथा साजिश की आशंका जताई गई। रोहित पवार के अनुसार मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा कर जांच आगे बढ़ाने का आश्वासन दिया है और जरूरत पड़ने पर जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री तक पहुंचाने की बात कही है। उन्होंने सहायक पायलट के परिवार को न्याय दिलाने, एफआईआर दर्ज करने में कथित बाधा की जांच और मामले की निष्पक्ष रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग भी उठाई है। आज सुबह राज ठाकरे जी को मैं मिला, बात उनसे की। महाराष्ट्र के जो प्रमुख नेता है, सब नेता जो है, सब पक्ष के, उनसे हम मिल रहे, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे, उनसे बात कर रहे। कल उद्धव ठाकरे साहब को भी मैं मिलूंगा, एकनाथ जी को भी मिलूंगा, सुनेत्रा काकी को भी वहाँ पे मिलूंगा। तो उनसे बात करते हुए उनको मैंने पूरी परिस्थिति बताई, कैसे एक्सीडेंट हुआ था। उसमें मैंने जो इन्वेस्टिगेशन मेरे दोस्तों के माध्यम से, अच्छे पत्रकारों के माध्यम से, कुछ पायलट, अच्छे पायलट, इनके माध्यम से जो भी रिसर्च वहाँ पे किया, वो उनको वहाँ पे दिखाया। वो पूरा उन्होंने बहुत डिटेल में समझा। लेकिन उनका सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा ये था कि एफआईआर करना ये सबका एक अधिकार है। कोई भी नागरिक अगर चाहे तो वो एफआईआर कर सकता है। उनका पढ़ाई इतना अच्छा था, उनका रिसर्च इतना अच्छा था। उन्होंने ही मुझे 2 सुप्रीम कोर्ट के वहाँ पे निर्णय दिए थे। एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था कोई भी नागरिक को कभी भी अगर एफआईआर करना है कॉग्निजेबल ऑफेंस में तो वो कर सकते हैं। फिर मुख्यमंत्री साहब को मैं वहाँ पे मिला, उनको मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन वहाँ पे आई है वो इंफॉर्मेशन मैंने उनको दी, डॉक्यूमेंटेशन के माध्यम से वहाँ पे उनको दी। उसी के साथ उनको बात करते वक्त मैंने कहा कि वीएसआर जो कंपनी है वो बहुत गलत तरीके से विमान का मेंटेनेंस करती है। इसीलिए राज्य सरकार के जो भी बड़े नेता है उन्होंने वीएसआर कंपनी का प्लेन इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे थोड़ी सी जांच करनी चाहिए, ऐसे विनती वहाँ पे मैंने की। उसी के साथ वीएसआर कंपनी का और डीजीसीए का एक अलग तरीके का वहाँ पे संपर्क है या मैनेजमेंट है या करप्शन है या जो भी उसको कहो, उसके कारण डीजीसीए वीएसआर को बचाने की कोशिश वहाँ पे कर सकती है। इसलिए इन्वेस्टिगेशन करते वक्त प्रॉपरली, ट्रांसपेरेंटली इन्वेस्टिगेशन होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। डीजीसीए का भी, उसी के साथ वीएसआर कंपनी का भी, महाराष्ट्र की जो एरो कंपनी उसका भी, जो भी अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार है उनका भी, और इसके पीछे एक कॉन्स्पिरेसी हो सकता है। इसलिए इसको क्रिमिनल एंगल से भी इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ऐसी विनती सीएम साहब को मैंने की। उसी के साथ मैंने उनको कहा कि एफआईआर करना ये मेरा अधिकार है और पुलिस स्टेशन में जाने के बाद वो अधिकार वहाँ पे लागू करने का मैं अगर प्रयास करता हूँ, वहाँ पे मेरे को परमिशन नहीं दी जाती। उन्होंने उसके बारे में भी वरिष्ठ जो अधिकारी है उनसे बात करके टेक्निकल इशू क्या है वो समझ के फिर आगे क्या करना है वो बताएंगे, ऐसे उन्होंने कहा। उसी के साथ उन्होंने ये भी मुझे कहा कि और कुछ पेपर हो तो मुझे दो, मैं होम मिनिस्टर जो देश के हैं अमित शाह जी, उनसे भी वहाँ पे बात करूँगा, ऐसा आश्वासित उन्होंने मुझे वहाँ पे किया। उसी के साथ अजित दादा ने जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में खास करके पुणे ज़िला में किए थे, उनको अजित दादा का नाम दिया जाए, ऐसी विनती वहाँ पे मैंने की। उसी के साथ दादा के साथ उस प्लेन में जो लोग थे, जैसे को पायलट पाठक थे, उनके फैमिली का एक रिक्वेस्ट है जो दिल्ली गवर्नमेंट के हद में आती है, तो दिल्ली गवर्नमेंट के सीएम उनसे बात करके पाठक परिवार की जो इच्छा है वो पूरी हो जाए, ऐसी विनती मैंने वहाँ पे की। माली परिवार को अभी जो सैलरीड जो पर्सन है या जो भी थी वो अटेंडेंट थी, आज अनफॉर्चुनेटली उनका वो गुजर गए, तो उनके भाई को, मतलब जिनका एक्सीडेंट हुआ उनके भाई को वहाँ पे नौकरी अच्छी मिलनी चाहिए, ऐसी विनती की। और जो जाधव परिवार है उनकी जो वाइफ है उनको थाने महानगर पालिका में परमानेंट किया जाए, ऐसी रिक्वेस्ट वहाँ पे हमने की। उसी के साथ इन सबको वहाँ पे न्याय दिया जाएगा और अजीत दादा की इन्वेस्टिगेशन ये ट्रांसपेरेंट लेवल पे वहाँ पे की जाएगी, ऐसा विश्वास या ऐसी इच्छा वहाँ पे मैंने व्यक्त की।
पटना विधानसभा में धर्मांतरण को लेकर हंगामा तेज हो गया। बीजेपी विधायक वीरेंद्र पासवान ने चेतावनी दी, ये भारत है, किसी को भी धर्म बदलने का अधिकार है। कई राज्यों में कड़े कानून हैं और अब बिहार में भी धर्मांतरण रोकने के लिए सख्त कानून बनना चाहिए। पासवान ने कहा कि धर्म परिवर्तन से देश में अशांति और सामाजिक अस्थिरता फैल रही है, खासकर सीमावर्ती क्षेत्रों में जहां हिंदू आबादी घटने से खतरे की स्थिति पैदा हो गई है। इस पर राजद के आलोक मेहता ने कहा, अगर धर्म परिवर्तन जबरन हो रहा है तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन स्वेच्छा से धर्म बदलना गलत नहीं है। याद रखें, बाबा साहिब अम्बेडकर ने भी धर्म परिवर्तन किया था। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन राष्ट्रीय जनता दल के विधायक भाई वीरेंद्र ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पूरे सत्र के दौरान सरकार ने विपक्ष को दबाए रखा और जनहित के मुद्दों पर सार्थक चर्चा नहीं होने दी। भाई वीरेंद्र ने दावा किया है कि राज्य में अपराध, दिन दहाड़े हत्याएं और घूसखोरी की घटनाएं बढ़ी हैं, जिससे आम जनता भयभीत और परेशान है, जबकि सरकार अपनी उपलब्धियों का स्वयं बखान कर रही है। उन्होंने होली के मौके पर भी जनता के असुरक्षित माहौल में होने की बात कही और आरोप लगाया कि शराबबंदी के बावजूद कुछ नेता और अधिकारी अवैध शराब तस्करी में संलिप्त हैं। सरकार केवल अपने मुंह से बोल रही है कि परिपूर्ण है। जनता से जाकर पूछिए कि जनता क्या करे। जनता परेशान है, लोग डरे और सहमे हुए हैं। लगातार मर्डर का दौर चल रहा है, महिलाओं का रेप गैंग हो रहा है, उसके बाद मर्डर भी हो रहा है और लगातार महंगाई चरम सीमा पर है। पर्व त्योहार का समय है, सब लोग सोचने पर मजबूर हैं कि ये पर्व होली कैसे मनाएं। हूँ कि बिहार सरकार में शामिल जो रसूखदार नेता हैं और पुलिस के भी कुछ पदाधिकारी हैं, मिलकर बहुत बड़ा कारोबार शराब का हो रहा है और उत्तर प्रदेश, नेपाल सहित झारखंड, ये सब और जगहों से शराब आ रहा है और सरकार के देखरेख में हो रहा है। सरकार केवल बिहार विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन विपक्षी दलों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर सदन के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। आरजेडी के विधायक रणविजय साहू ने सरकार से विधानसभा चुनाव के दौरान महिलाओं को 2-2 लाख रुपए देने के वादे को शीघ्र पूरा करने की मांग की है। वहीं सत्ता पक्ष की ओर से राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायक आलोक सिंह ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि सभी मामलों की समीक्षा की जा रही है और पात्रता व कार्य के आधार पर राशि दी जाएगी, इसलिए विपक्ष को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। विधानसभा बजट सत्र के आज आखिरी दिन है। आखिरी दिन भी विपक्ष के तमाम जो विधायक हैं लगातार प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से भूमिहीन को जो 5 डिसमिल जमीन को लेकर, इसके साथ ही साथ बिहार में बढ़ते आपराधिक घटनाएं, इसके साथ साथ तमाम चीज़ों को लेकर जो है आज सदन के आखिरी दिन भी जो विपक्ष के तमाम जो विधायक हैं वो प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। आपको तस्वीरों के माध्यम से आपको साफ तौर पर दिखा रहे हैं कि जो विधानसभा के पोर्टिको है, पोर्टिको के बाहर जो तमाम जो सदस्य है विपक्ष के प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भूमिहीनों को जो है 5 डिसमिल जमीन देना होगा। और जिस तरीके से जो CAG का रिपोर्ट जो आया, उस रिपोर्ट को लेकर लगातार जो है वो नारेबाजी की जा रही है। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो तमाम जो विधायक हैं, तमाम विधायक जो हम प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। आपको तस्वीर जो दिखा रहे हैं, तस्वीरों के माध्यम से आप साफ तौर पर देख रहे होंगे। ऐसे जो तमाम जो नेता हैं, तमाम नेता देख रहे होंगे, लिखे हुए हैं 94 लाख दलितों, अति पिछड़ों के परिवारों को लाभुक योजना से जोड़ना होगा। ऐसे तमाम जो लोग हैं वो तमाम प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो आज सदन के आखिरी दिन भी पूरी तरीके से गहमा गहमी देखने को मिल रहा है। तमाम जो विधायक हैं और तमाम जो आरजेडी के विधायक हैं वो प्रदर्शन करते नजर आ रहा है। आपको जो तस्वीर जो है सदन के बाहर की तस्वीर दिखा रहे हैं और जहाँ पे तमाम जो लोग हैं लगातार जो है नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। और इसके साथ साथ तमाम जो लोग हैं, तमाम जो नारेबाजी करते देख रहे हैं, तमाम जो विधायक हैं, तमाम विधायक हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि 94 लाख परिवारों को जो है इस तरीके से किया गया, उसको लेकर लगातार जो है वो नारेबाजी। अब देखिए, सरकार तो पूरी तरह से जुमलेबाज है। जिस प्रकार से एनडीए सरकार ने 2014 में अच्छे दिन के वादे किए थे, उसी प्रकार से नीतीश कुमार की सरकार ने जुमलेबाजी करके दलित को, महादलित को, अति पिछड़ा को
ठगने का काम किया उद्यमी योजना कहकर, इसीलिए आज हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम लोग पूरे गरीबों, क्या मामला है? जातीय गणना हुई थी तो 94 लाख बिहार एक ऐसा राज्य है जो गरीब राज्य है, जहां अपने खर्च पर 500 करोड़ रुपया से ज्यादा खर्च कर कर सरकार ने सेंसस कराया, लेकिन 94 लाख गरीब लोग पाए गए, परिवार के लोग। उनको सरकार ने कहा था कि 2-2 लाख रुपया हम देंगे, उनको हम खड़ा करेंगे, पैरों पर खड़ा करेंगे, लेकिन सरकार ने ठगने का काम किया, छलने का काम किया। साफ तौर पे आरजेडी के विधायक रणविजय साहू कहते नजर आ रहे हैं कि जो सरकार जिस तरीके से जो जनगणना करवाई, उसके बाद जो है जिस तरीके से सामने आया दृश्य, उसके बावजूद भी जो है लगातार जो है वो प्रदर्शन करते नजर आ रहा है। आपको तस्वीर जो दिखा रहे हैं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायक भी हैं। आज आप लोग जो विपक्ष के जो तमाम जो विधायक हैं सदन के आखिरी दिन में प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो 2 लाख रुपए का जो वादा किया गया था, कहाँ अभी मुख्यमंत्री जी अभी गए थे दौरा में, अब हर जिला में सिलेक्शन हो रहा है। जो महिला को 10,000 रुपया दिया गया है, जी अच्छे से रोजगार करें, उन पुनः जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं करते हैं, विपक्ष का तो कोई काम नहीं है। उनको तो सदन में जो कुछ काम होगा तो बहस करना चाहिए, मुद्दा रखना चाहिए। कल सीएजी का रिपोर्ट आया जिसमें कई नाबालिग को है जो पीएम आवास योजना का जो है राशि मिला है, ऐसे घोटाले सामने आए हैं। अब जांच होने दीजिए, उसमें ये सब बकवास जांच का विषय ही है। जब जांच आने दीजिए, अब किसी के कहने से जांच होने दीजिए, जांच अब आएगा, जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगा। आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह है, उन्होंने आज दावा किया था कि आज शराब सदन के अंदर ला कर दिखाएंगे। अच्छा, ला के दिखाएं तो बोलना बड़ा आसान है, जेल जाएंगे। राज्य में शराबबंदी लागू है और उस शराब लेके आएंगे तो बचेंगे। ये सब चीज़ कुछ लोग बोलते हैं अपना बेवाती की बात, फालतू की बात, अपना नाम चमकाने के लिए। नहीं, लेकिन डेटा उन्होंने पेश किया है। सुनील सिंह ने कहा है करोड़ों का घोटाला हुआ है इस सरकार में, और चैलेंज करता हूं कि गलत साबित करके बताए सरकार। बिल्कुल, उसको जांच की विषय है, जांच होने दीजिए। जांच होने के बाद तो पता चल ही जाएगा। जांच होने के विपक्ष का हंगामा देखने को मिल रहा है। भाई यही सब तो जो करोड़ों की लागत से साल में 365 दिन में 65 दिन सदन चलता है। चलिए, साफ तौर पे तमाम जो विधायक हैं प्रदर्शन करते नजर आ रहे थे। कैमरा पर्सन विकास चंद्र, बीबी रंजन, राष्ट्रीय समाचार, पटना। बिहार विधानसभा खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए नमस्कार।